नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 13 दिसंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बच्चे की चाहत ने एक दंपत्ति को मुजरिम बना दिया। शादी के 6 साल बाद भी जब दंपत्ति के घर किलकारी नहीं गूंजी तो उन्होंने बच्चा चुराने का फैसला कर लिया। कार्तिक मेला मैदान में रहने वाले मजदूर की बेटी उन्होंने चुरा ली, लेकिन पुलिस की आंखों से वह बच नहीं सके। दंपत्ति बच्ची को लेकर गुजरात चले गए थे। दरअसल अपराध की इस कहानी की शुरुआत 20 नवंबर से होती है। भैंसूनी विजयागंज मंडी का राजेश मालवी अपनी पत्नी अनीता के साथ कार्तिक मेला मैदान में झोपड़ी में रहता है। 6 बच्चों के पिता राजेश की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि उसके 2 बच्चे इंदौर में रहने वाले साले रामेश्वर के पास रहते हैं। 20 नवंबर को राजेश पत्नी अनीता और बेटे को लेकर पन्नी बीनने गया था। घर पर उसकी 7 साल और 1.5 साल की पुत्रियां थी। शाम को जब वह लौटा तो दोनों बच्चियां नहीं थी। दोनों ने बच्चियों को खूब तलाशा और जब वह नहीं मिली तो महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। इसी दिन रात 8 बजे बड़ी बेटी देवास गेट पुलिस को चामुंडा माता चौराहे के पास मिल गई। पूछताछ में उसने बताया कि एक अंकल आंटी चॉकलेट दिलाने के बहाने दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए थे। बड़ी पुत्री को तो उन्होंने रास्ते में उतार दिया, लेकिन छोटी को अपने साथ ले गए। 1.5 साल की बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली। तकनीकी साक्ष्य से यह पता चला कि बालिका का अपहरण मूलतः देवास में रहने वाले दंपत्ति ने किया था। यह दंपत्ति काम के सिलसिले में मोरबी गुजरात में रहता है। शादी के 6 साल बाद भी दंपत्ति संतान सुख से वंचित थे। उज्जैन से दर्शन करके लौटते समय उनकी नजर कार्तिक मेला मैदान में रहने वाली दोनों बालिकाओं पर पड़ी और उन्होंने छोटी वाली बालिका का अपहरण कर लिया और उसे देवास ले गए। यहीं बालिका का पालन पोषण किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस पहुंच गई। मामला आप लोगों की जानकारी में होगा। थाना महाकाल क्षेत्र से 2 बच्चियां गायब हुई थी, जिसमें एक 7 साल की बच्ची और एक 1.5 साल की बच्ची है। जैसे ही ये पुलिस की जानकारी में आया तो एक गंभीर विषय होने की वजह से तत्काल ही उस बच्ची जो 7 साल की बच्ची है उसको रिकवर किया गया था। लेकिन एक 1.5 साल की बच्ची के संदर्भ में जो प्राथमिक तौर पर बात आई थी कि एक युवक युवती है जिन्होंने इनको दोनों बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने से बुलाया था और उसको लेकर छोटी बच्ची को लेकर चले गए थे। क्योंकि बच्ची 1.5 साल की थी इसलिए उसको ढूंढने में निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन थाना प्रभारी महाकाल मुनीन्द्र गौतम और उनकी टीम ने इसमें दिन रात काम किया और सीसीटीवी फुटेजेस जो शहर में है उसमें लगभग 100 जगह के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला और उस पर से हमें काफी स्ट्रांग एविडेंस मिली, जिस पर हमारी टेक्निकल टीम ने भी काम करना शुरू किया और उसके लगातार काम में 20 दिन के प्रयास के बाद उस लड़की को 1.5 साल की बच्ची को हम लोगों ने मोरबी गुजरात में ट्रैक किया। वहां टीम पहुंची। जैसे ही उन लोगों को जानकारी मिली तो उसके बाद वो लोग वहां से मूव कर गए थे, लेकिन हमारी टीम लगातार चेस करती रही और कल उसको बच्ची को हमने रिकवर किया, सकुशल रिकवर करके उनके परिजनों को सौंपा है। और निश्चितों पर थाना प्रभारी महाकाल और उनकी टीम जो है काफी मेहनत से काम किया है। आईजी साहब के स्तर पर इसमें इनाम की घोषणा। अभी तक जो बात उनसे सामने आई है कि ये जो दंपत्ति है और ये देवास पे रहते हैं और ये इनका कोई बच्चा नहीं था और ये लोग कार्तिक मेला जो चल रहा है उस पर आए थे और 3-4 दिन से वहां रुके हुए थे और इस बच्ची को ट्रैक किया और उसके बाद इसको लेकर गए। शिप्रा नदी की पवित्रता को लेकर किए जा रहे संतों के धरने के 5वें दिन कलेक्टर आशीष सिंह और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव संतों से मिलने पहुंचे। आते ही मंत्री ने कहा कि जल्दी बात कर लीजिए, मुझे जाना है। उन्होंने धरने को ध्यान आकर्षण बताते हुए कहा कि यह धरना नहीं, ध्यान आकर्षण है। शिप्रा जल प्रदूषित होने के लिए उन्होंने नर्मदा जल के कम प्रवाह को भी एक कारण माना। इस संबंध में इंदौर कलेक्टर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बात करने की बात कही। 5 दिन पहले षड् दर्शन साधु समाज ने शिप्रा की पवित्रता को लेकर दत्त अखाड़ा घाट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। शुरुआत के 2 दिन तक तो प्रशासन ने धरने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन अपर कलेक्टर रवि प्रसाद, एडीएम संतोष टैगोर और निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। धरने के चौथे दिन संतों ने आम नागरिकों से भी शिप्रा की पवित्रता के लिए धरने में शामिल होने का अनुरोध किया था। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने भी धरने में शामिल होने की अपील की थी और इसके बाद आम नागरिक भी धरना स्थल पर पहुंचने लगे थे। इनमें बोहरा समुदाय के लोग भी शामिल थे। ऐसे में भविष्य में धरने के व्यापक होने की आशंका से घबराए कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर आशीष सिंह संतों से मिलने पहुंचे थे। संतों ने खार नदी का दूषित पानी शिप्रा में मिलने से रोकने, शहर के नालों को शिप्रा में मिलने से रोकने की अपनी मांग फिर से दोहराई।
संतों का कहना था कि शिप्रा का पानी नहाने तो दूर आचमन लायक नहीं है। चूँकि उज्जैन तीर्थ में स्नान का ही महत्व है तो शिप्रा का अस्तित्व बचाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर रामेश्वर दास जी का कहना था कि शिप्रा में आचमन का महत्व है, तो ऐसे में गंदा पानी शिप्रा में कैसे छोड़ा जा सकता है। हाँ, इस पानी का खेती में उपयोग हो सकता है तो उसे कीजिए। इसके लिए त्रिवेणी से केनाल के जरिए खान नदी का पानी बाहर निकाला जा सकता है। कैबिनेट मंत्री ने इस संबंध में उचित मंच पर बात करने का आश्वासन दिया है। शिप्रा में तो आचमन करने का विधान है और आचमन करते हैं लोग, तो ये पानी कैसे संभव है शिप्रा में छोड़ना। हाँ, कृषि के लिए इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा आप सबसे यही आग्रह है, उससे आप सबको अवगत कराएं, या फिर कालियादे महल से जैसी पाइपलाइन डली है इसको आगे तक ले जाते हैं, 15-16 किलोमीटर दूर बताते हैं, जबकि ये त्रिवेणी से ही अगर करें तो केवल 13 किलोमीटर ओपन केनाल बना दी जाए तो शिप्रा शुद्ध हो सकती है। गंदे पानी से दूषित हो रही शिप्रा को लेकर दत्त अखाड़े के गादीपति सुंदरपुरी जी ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर आशीष सिंह को खूब खरी खरी सुनाई। आपकी भी कमी है इसमें, आप लोगों ने इनको अवगत नहीं कराया कि यहाँ की क्या प्रस्तुति है शिप्रा की। दोनों ने यह माना भी कि शिप्रा हद से ज्यादा प्रदूषित है और इसका एकमात्र कारण खान नदी का गंदा पानी है। इस पानी की समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है, इस पर विस्तृत कार्य योजना बनाने का आश्वासन दोनों ने दिया है। संतों का धरना स्थगित कराने के लिए कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर गादीपति के पास पहुंचे थे। यहीं उन्होंने खरी खरी सुनाई। बैठक में धरना स्थगित करने पर सहमति बन गई। मीटिंग के बाद मोहन यादव ने कहा, उज्जैन में शिप्रा में गंदा पानी इंदौर और देवास से आ रहा है। खान नदी का पानी शुद्ध करने के लिए बात हुई है। खान का पानी खेतों को उपलब्ध कराने की बात हुई। संतों की बात से हम सहमत हैं और इस बारे में पूरा विचार किया जा रहा है। योजना के लिए रुपयों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उज्जैन में जो गंदा पानी आ रहा है वो इंदौर और देवास से भी आ रहा है और कुछ मात्रा में उज्जैन का सीवर भी मिलता है। कोशिश कर रहे हैं कि उज्जैन का ये जो मुद्दा सही है कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के बाद जब नर्मदा का पानी आ रहा है, लेकिन गंदा पानी की मात्रा ज़्यादा होने से वो पानी साफ नहीं हो पाता है। तो आज मैंने आश्वस्त किया है कि ये पानी खान का हम शुद्ध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, माननीय तुलसी सिलावट जी से बात हुई। कुल मिलाकर रास्ते में जहाँ भी हो सकता है वो खान का गंदा पानी शुद्ध करके खेतों वगैरह में उपलब्ध करा दें तो वो शिप्रा में आने से बचेगा और शिप्रा का मूल प्रभाव अपना खुद का और नर्मदा का पानी मिलकर के नदी शुद्ध होगी। इस दिशा में काम करेंगे। साधु संतों ने सहमति भी दी है। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि आज ये जिस ढंग से हमने सम्मानजनक ढंग से बात की है और मुझे लगता है कि इसके बाद सबको अपनी अपनी मूल भूमिका पर लौट जाना चाहिए। तो खान के लिए 2 जिलों के प्लान बनाने की जरूरत है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, वो अपना प्लान बना के बताए। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, हम लोगों ने आश्वस्त किया कि धन की कोई कमी नहीं आने देंगे और इसका निराकरण प्रॉपर करेंगे। तुरंत पिपले भी हो सकता है, सांवेर भी हो सकता है। पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको पानी खपाना पड़ेगा वहाँ पे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उज्जैन शहर से मिलने वाले सीवर को हम 6 महीने में रोक देंगे। मार्च अप्रैल तक उज्जैन शहर का एक भी बूंद सीवर शिप्रा में नहीं मिलेगा। खान नदी से मिलने वाला गंदा पानी जरूर हमारे लिए समस्या है। इसके लिए कोई ठोस योजना बनाए जाने की जरूरत है। यहाँ वाला जो वो सीवर मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबके सामने बात है कि हम लोग 6 महीने के अंदर एक बूंद भी उज्जैन शहर का सीवर नहीं मिलने देंगे। धन्यवाद। लेकिन समस्या ये है कि जो पीछे वाला आ रहा है इसमें थोड़ी ज्यादा मतलब बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी। तो ये प्रयास करेंगे और की कोई हो तो। त्रिवेणी पर हम स्टॉप डैम बना रहे हैं, लेकिन यह तात्कालिक समाधान होगा। खान के पानी को कैसे रोका जाए इस पर विचार करने की जरूरत है। इसके लिए कोई हल निकालेंगे। देखिए, शिप्रा शुद्धिकरण के 2 भाग हैं। अगर मैं बात करूं, पहला जो भाग है कि जो उज्जैन शहर से जो सीवर मिलता है शिप्रा में और जो शिप्रा को अशुद्ध करता है, उसके लिए विस्तृत प्लानिंग हमारे द्वारा करी जा चुकी है और जो टाटा वाला काम पूरा हो रहा है उसको पूरा करने से पहले ही आगामी 3-4 महीने में जो हमारी ट्रंक लाइन का काम है और सीवर को शुद्ध करने का जो काम है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक, मतलब आगामी बारिश से पहले ही, उज्जैन शहर का एक भी बूंद सीवर का शिप्रा में नहीं मिलेगा। ये हम लोगों की प्लानिंग पूरी हो गई है और 100% हम लोग एग्जीक्यूशन कर लेंगे। लेकिन जो मुख्य समस्या है कि जो पीछे का पानी आ रहा है उसको किस किस तरीके से स्रोत पे ही पहचान की जाए सीवर की और वहाँ पर उसको ट्रीट करने का काम किया जाए। इस संबंध में शासन स्तर पर बातचीत करके बहुत जल्दी ही किसी हल को जो है हम लोग निकालेंगे और एक कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। अभी खत्म होने जा रहा है और जो आश्वासन मिला है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, आश्वासन जो दिया है मंत्री जी ने और कलेक्टर साहब ने जो कहा है, तो
तुलसी जी सिलावट से भी मेरी कल बात हुई है। उन्होंने कहा कि मोहन जी और मैं हम दोनों मिलके मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके 2-4 दिन में ही आप संत समाज को साथ में ले जाके बैठक करेंगे और इसका जो व्यवस्थित तरीके से खान नदी इसमें शिप्रा में न मिले इसकी कार्य योजना आपके समक्ष बनाएंगे। तो अभी धरना खत्म कर रहे हैं? हाँ, अभी स्थगित कर रहे हैं। अगर मान लो ये मांग हमारी जैसे अनुकूल अपने खान नदी अगर नहीं बंद हुई तो दोबारा फिर चालू कर देंगे। कब तक देखेंगे? कब तक करेंगे? 15 दिन का समय उनने लिया है कि 15 दिन में आपको। तो अभी 4 दिन खाली सीएम साहब बाहर हैं, 4 दिन बाद वो बैठक कराएंगे और उसके बाद में फिर आपको जानकारी देंगे कि भाई क्या स्थिति हुई। शिप्रा को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग को लेकर अनशन कर रहे ज्ञानदास जी ने पुख्ता आश्वासन मिलने के बाद सोमवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि अभी वह अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, केवल फलाहार लेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने नारियल पानी पिलाकर ज्ञानदास जी का अनशन समाप्त कराया। ज्ञानदास जी सहित अन्य संतों का सम्मान भी कलेक्टर ने किया। ज्ञानदास जी ने कहा कि वह फिलहाल फलाहार ही लेंगे, अन्न अभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। मंत्री जी आए थे, कलेक्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है अभी 4 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मिला के बात करेंगे संतोष के द्वारा। तो अभी उन्होंने कहा कि आप फलाहार तो करिए, तो अन्न का परित्याग मैंने अभी नहीं किया है और फलाहार मैं आज से शुरू करूँगा। तो जब तक अभी कार्य योजना क्या बनती है फिर आगे जैसा भी होगा आपको। जो मंत्री जी और कलेक्टर साहब ने यहाँ पर जो आश्वासन दिया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं और अब क्या ये धरना खत्म होने जा रहा है? हाँ, संतुष्ट तो उनकी बातों से तो ऐसा विशेष कोई लगता नहीं है, लेकिन वो बोले कि अभी 4 दिन वो बनारस काशी में कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद जो है जैसा भी होगा मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ करके ये सब चर्चा विस्तार से कर लेंगे और सारा ये काम को हल करेंगे। अभी धरना खत्म कर देंगे? स्थगित है थोड़ा। राज्य वित्त सेवा के अधिकारी आदित्य नागर को शासन ने उज्जैन नगर निगम में अपर आयुक्त वित्त के पद पर पदस्थ किया है। उन्होंने अपना पद संभाल लिया है। नागर इससे पहले उज्जैन जिला पंचायत में वित्त अधिकारी रह चुके हैं। यह पद गणेश लाल धाकड़ के हटने के बाद से रिक्त था। तत्कालीन अपर आयुक्त आरपी मिश्रा के निलंबन के बाद गणेश लाल धाकड़ भी लंबी छुट्टी पर चले गए थे। बाद में उन्हें महाकाल मंदिर प्रबंध समिति में प्रशासक बना दिया था। करीब 2 महीने से यह पद खाली था। अब इस पद पर आदित्य नागर की नियुक्ति की गई है। झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते वाराणसी और इंदौर के बीच चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस 21 और 22 दिसंबर को नहीं चलेगी। 21 दिसंबर को इंदौर वाराणसी और 22 दिसंबर को वाराणसी इंदौर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर नगर से कामाख्या के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन झांसी, ग्वालियर, भिंड, इटावा और कानपुर के रास्ते चलाई जाएगी। कार्तिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार शाम बॉलीवुड के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। सुमित कुमार म्यूजिकल ग्रुप उज्जैन शाम 6 बजे से कार्तिक मेला मंच पर गीतों की प्रस्तुति देगा। इस बीच ओम अनिका सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की श्रीमती कशिश सीतलानी के मार्गदर्शन में गणेश वंदना, वंदे मातरम, मराठी लोक, सिंधी लोक, राजस्थानी लोक संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।